सो हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। आज हम डिस्कशन करने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 6। हमारा कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का होने वाला है यूपीएससी मैथमेटिक्स ऑप्शन के लिए या किसी अदर स्टेट पीएससी एग्जामिनेशन के लिए। अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं या अंडर ग्रेजुएशन में अगर आप मैथमेटिक्स को पढ़ रही हैं या फिर आप बीए मैथमेटिक्स, बीएससी मैथमेटिक्स, इनमें से कुछ भी अगर आप कर रहे हैं, अगर कॉम्प्लेक्स एनालिसिस आपका चैप्टर है, मॉड्यूल आपका पढ़ता है, तो उसमें ये सारे टॉपिक्स होते हैं जो मैं यहाँ पे कवर कर रहा हूँ। वैसे कंपैरेटिवली छोटा ये टॉपिक होता है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का। मोटे मोटे तौर पे हमें इसमें क्या पढ़ना होता है, बेसिक्स, इंट्रोडक्शन पहले हमने इसमें देखे, मैंने आपको वो कराए। उसके बाद इसमें एक मेन टॉपिक आता है एनालिटिक फंक्शन। एनालिटिक फंक्शन कवर करने के बाद हमारे पास कुछ सीरीज, लॉरेंट सीरीज, टेलर सीरीज आएगी, जो कि उसके बाद फिर यानी कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन का एक पार्ट होगा। उसके बाद फिर रेजिड्यू पर बेस्ड हमें कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन को करना होता है। यही कुछ इस पर मोटा मोटा काम होता है जो हमें करना होता है। कुछ क्वेश्चंस के फिक्स्ड पैटर्न्स होते हैं जो कि एग्जामिनेशन में अक्सर पूछे जाते हैं, अगर मैं यूपीएससी की बात करूँ। और इसके लिए ज़रूरी है कि हम स्टार्टिंग से चीज़ें समझ में आए। एनालिटिक फंक्शन हमारा चल रहा है टॉपिक और बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। एनालिटिक फंक्शन में इंपॉर्टेंट जो रोल प्ले कर रहा है उसका नाम है काउची रीमान इक्वेशन, सीआर कंडीशंस। मैंने लास्ट टाइम ऑलरेडी आपको बता दिया कि क्या कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन होता है, एफ जेड इज इक्वल टू यू प्लस आईटा वी, जहाँ पे यू एक्स और वाई और वी भी एक्स और वाई का फंक्शन होता है। काउची रीमान इक्वेशंस क्या होती है वो मैं आपको ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। उसकी डेरिवेशन मैंने आपको बता दिया, उसका पोलर फॉर्मेट मैंने आपको बता दिया कैसे कैसे है, और मैंने आपको कुछ बेस्ड लास्ट टाइम क्वेश्चन भी कराए थे 10-11। अभी हम आज आगे बढ़ रहे हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। बेसिकली ये एक बहुत ब्यूटीफुल टॉपिक होने वाला है। देखो मैं आपको बताता हूँ होगा क्या। मैं स्टार्ट कर लेता हूँ, यहीं से आपको समझ में आ जाएगा। देखो ये ना जैसे एक एफ ऑफ जेड है इज इक्वल टू यू प्लस आयोटा वी, यही होता है। हम यही कहते हैं, हम कहते हैं कि एफ ऑफ जेड क्या है, दिस इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन। क्योंकि जो इसका वेरिएबल यूज हो रहा है वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, जैसे जेड एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, क्योंकि जेड इज अ फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई। देखो मैं आपको समझाता हूँ, देखो इधर देखो, ध्यान से देखना, जरा शुरुआत से देख लेते हैं। हम सभी जानते हैं कि भैया z इज इक्वल टू एक्स प्लस आईटा वाई टाइप का लिखते हैं जब हम अपना सॉल्व करते थे। अब अगर इस z पे कोई फंक्शन अप्लाई किया गया तो वो भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर टाइप की चीज आती है, जिसका रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट दोनों के दोनों x और y के एट अ टाइम फंक्शन होते हैं। इसको इन शॉर्ट में हम एफ जेड इज इक्वल टू यू प्लस आईटा वी लिख सकते हैं। लेकिन समझ हमारी बने कि हमें पता हो कि u क्या है, v क्या है। u इज द फंक्शन ऑफ एक्स वाई एंड y इज v इज अगेन द फंक्शन ऑफ एक्स एंड y। ये मैंने आपको लास्ट टाइम इस पे बेस्ड क्वेश्चन भी करा दिया, तो इस पे तो यहाँ तक क्लैरिटी आपको होगी। अब सवाल क्या है वो सुनो। आज का सवाल ये है कि अगर आपको इस जो ये कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन है, अगर ये एक एनालिटिक फंक्शन हो तो उस समय इसका अगर रियल पार्ट गिवन हो तो आपको इमेजिनरी पार्ट बताना है, या उल्टा भी हो सकता है कि इमेजिनरी पार्ट यानी v गिवन हो सकता है और आपको u बताना है। या फिर क्वेश्चन ऐसे भी बोल सकता है कि अगर रियल पार्ट गिवन हो तो करस्पॉन्डिंग कॉम्प्लेक्स जो वेरिएबल फंक्शन होगा वो क्या होगा। क्योंकि जब u गिवन होगा, अगर ये आपको नोन होगा, तो अगर वो आपसे चाह रहे हैं कि आपको एफ जेड क्या होगा वो बताना है, तो बस इसके लिए एक ही काम हो गया कि हमें v पता चल जाए। तो v पता चल जाएगा तो u प्लस आल्टा v ऑटोमेटिकली एफ जेड हो जाएगा। तो अगर आप हेडिंग पढ़ोगे तो लिखा हुआ डिटर्मिनेशन ऑफ एन एनालिटिक फंक्शन हुज रियल एंड इमेजिनरी पार्ट इज नोन, उस रियल और इमेजिनरी पार्ट इज नोन। रियल पार्ट अगर नोन हो गया, u नोन हो गया, तो आपको एफ जेड निकालना है, जहां पर एफ जेड एक एनालिटिक फंक्शन होना चाहिए, ठीक है। या फिर v गिवन हो सकता है, आपको फिर u निकालना पड़ेगा, क्योंकि जैसे ही v दोनों को आप निकाल लोगे एट अ टाइम तो ऑटोमेटिकली हमारा एफ जेड निकल जाएगा। करेंगे हम शुरू। दो तरीके हैं इसके, दो मेथड, मैं वन बाय वन आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। जैसे पहले मेथड से स्टार्ट कर लेता हूं। पहला मेथड क्या है? पहला मेथड देखो एक सिंपल सा मेथड है। ये कहता है कि मान लेते हैं कि लेट से एफ जेड इज इक्वल टू यू प्लस आयोटा वी बी एन एनालिटिक फंक्शन। एनालिटिक फंक्शन है ये, अगर मान लेते हैं एनालिटिक फंक्शन, ठीक है। अब इसमें गिवन मान लेते हैं, लेट से वी हैव, let's say u is what, the real part of fz. let's say u is given to us, ठीक है। मान लेते हैं हमें इस पूरे सिनेरियो में u गिवन है, fz गिवन नहीं है, सिर्फ u गिवन है। ये पता है कि इस u से और v की हेल्प से एक fz बनेगा और वो fz एनालिटिक होना चाहिए, ये पता है। तो आपको बोल रहे हैं कि देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ fz कैसे निकाल पाओगे आप, अगर आपको u गिवन है। ध्यान रखें सिर्फ u गिवन है, v गिवन नहीं है। तो हमें इस u की हेल्प से v को भी निकाल देना होगा, और अगर हम जैसे ही v को भी निकाल देंगे, u तो निकला ही था, तो ऑटोमेटिकली fz हमारा निकल जाएगा। तो इस पूरे सिनेरियो में अगर आप एक बात गौर करेंगे, जो गिवन चीज है वो ये कि दिस गिवन fz फंक्शन इज एन एनालिटिक फंक्शन। सो इफ हम यहां शुरुआत कर रहे हैं, हम बोलेंगे कि इफ fz इज एन एनालिटिक फंक्शन, क्योंकि गिवन है ये, इफ fz इज एन एनालिटिक फंक्शन, देन अगर fz एक एनालिटिक फंक्शन है, देन काउची रीमान इक्वेशन विल बी सेटिस्फाइड।
CR इक्वेशन विल बी सेटिस्फाइड। तो विद द हेल्प ऑफ CR इक्वेशन वी कैन सिंपली से डेल यू बाई डेल एक्स इज इक्वल टू डेल वी बाई डेल वाई। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, आप लिख देना विद द हेल्प ऑफ CR इक्वेशंस। एंड दूसरी कंडीशन क्या होती है, डेल वी बाई डेल एक्स, वी को ध्यान रखें मैं कर्ल करूंगा जब भी करूंगा, इज इक्वल टू माइनस का डेल यू बाई डेल वाई। बस ये होता है, बहुत अच्छे से मैंने आपको बता रखा है, याद भी आपको होपफुली हो गई, अगर आपने डेरिवेशन देखा तो याद ऑटोमेटिकली हो जाएंगी जैसे मैंने बताया था उस तरीकों से, ठीक है। अब आप इधर देखो एक बात गौर से, अगर मेरे से कोई बोले कि डीवी क्या होगा, डीवी, ये मैं एक सिंपल कैलकुलस का फॉर्मेट यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। अगर आपने कैलकुलस के लेक्चर्स देखे हैं अच्छी बात है, मेरी नहीं देखे तो मैंने अभी यूट्यूब में तो अपलोड नहीं करे हुए, जल्दी कर दूंगा, तो वहां से भी आपको ये चीज़ों का लॉजिक समझ में आ जाएगा। अदरवाइज एक सिंपल सा फॉर्मेट है, क्या हम समझ पाते हैं कि डीवी को, अगर आप इसको डिफरेंशिएशन को, जो वी का डिफरेंशिएशन डेरिवेटिव है, अगर मैं उसे पार्शियल डेरिवेटिव की फॉर्म में लिखना चाहता हूँ तो आई कैन राइट इट लाइक दिस। ये मैंने पोलर फॉर्म पढ़ाते समय भी डिस्कस किया था लास्ट टाइम, ठीक है। तो कैन आई राइट इट लाइक दिस, ये मैं ऐसे लिख सकता हूँ उसे। तो होता क्या है ना कि आपको ये देखना होगा कि v किस किस का फंक्शन है। v इस पर्टिकुलर केस में x और y का फंक्शन है ऑब्वियसली, क्योंकि हम पहले ही मान के चल रहे हैं कि u कौन है, v कौन है, और हम जानते हैं कि v और x y का फंक्शन होगा। तो v x और y का फंक्शन है, मान लेते हैं, ऐसे ही रफली कह रहा हूं कि x y z का भी फंक्शन होता, तो उस समय फिर आप नेक्स्ट लाइन यहाँ पे क्या लिखते हैं, डेल v बाई डेल z, और फिर dz भी लिख लेते, तब जाके आपका टोटल dv के टोटल ओवरऑल चेंज इन dv है। क्योंकि अगर आप समझने की कोशिश करो ये लिखा क्या है, तो आपको समझ में आएगा कि जो ये dv है ये है चेंज इन वैल्यू ऑफ v, और ये बता रहा है कि चेंज इन वैल्यू ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू x विद रिस्पेक्ट टू y। तो x के चेंज रिस्पेक्ट में जो चेंजेस हुए, y के रिस्पेक्ट में जो चेंजेस हुए, उनका कंबाइन तो टोटल चेंज होगा ना, तो वही सामने लिखा हुआ है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा कि मैंने सिर्फ x y तक क्यों चला, क्योंकि मेरे पास v सिर्फ x और y का ही फंक्शन है। विद द हेल्प ऑफ दिस कैन आई जस्ट से कि डेल v बाई डेल एक्स को, क्या आप देख सकते हैं, डेल v बाई डेल एक्स को कैन आई रिप्लेस इट बाई दिस माइनस डेल u बाई डेल y। विद द हेल्प ऑफ 1 and 2 आप बोल सकते हो, फ्रॉम 1 and 2 मैं काम कर रहा हूं, मैंने इसको क्या बोल दिया, डेल u अपॉन डेल y इंटू डी एक्स। एंड सिमिलरली डेल v बाई डेल y को आप देख सकते हो डेल u बाई डेल एक्स है, ठीक है। आज मुझे क्वेश्चन भी कराने हैं आपको, ध्यान से देखते हुए चलो, बस ये हो गया। अब अगर आप ऑब्जर्व कर पाओ इस पूरे सिनेरियो में, तो आप देखोगे कि dv को आपने निकाल दिया। कैसे सर, क्योंकि u नोन था, आप खुद देखें u नोन था, तो u नोन था तो डेल u बाई डेल y निकल जाएगा। सिमिलरली u नोन था तो डेल u बाई डेल एक्स भी निकल जाएगा। उनका फिर हम, अगर मैं नेक्स्ट लाइन में अगर मैं जस्ट इंटीग्रेट करता हूं, इंटीग्रेट बोथ ऑफ द साइड, देन हियर आई विल गेट v, और इस तरफ क्या मिलेगा, प्लस वाले को आगे लिख लेता हूं और माइनस वाले को पीछे लिख लेता हूं। आई होप आप मेरी बातचीत को समझ पा रहे होंगे। मैंने कुछ नहीं किया, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दिया। अब जैसे ही मैंने दोनों तरफ इंटीग्रेट किया, मुझे लेफ्ट हैंड साइड में v मिल जाएगा। बस यही मेरी प्लानिंग थी कि मुझे v मिल जाए। अब मुझे u नोन था, v मुझे मिल चुका है, तो अल्टीमेटली मुझे fz भी मिल जाएगा, बस खत्म। ये इसका प्रोसीजर था। अब सवाल आता है कि इसको एक एग्जांपल के थ्रू करते हैं। देखो, इसके अलावा भी हमारे पास एक दूसरा मेथड है जिसे मिलने थॉमसन मेथड कहेंगे, और वही हमारे काम का मेथड है। क्योंकि ये मेथड वैसे टेक्निकली देखा जाए बिल्कुल सही है, लेकिन जब हम करने आएंगे, क्वेश्चन को करने के लिए जाएंगे, तो हमें दिखेगा कि क्वेश्चन की लेंथ कोई बढ़ा देगा, और कई बार क्वेश्चन को कॉम्प्लिकेट भी कर सकता है। जैसे एग्जांपल के लिए मैंने एक आपको फॉर्मेट समझाने के लिए क्वेश्चन यहाँ पे दे दिया, और मैं आपको समझाता हूँ। देखो, फॉर्मेट समझाने के लिए मैंने आपको बिल्कुल यहाँ पे क्वेश्चन दे दिया। आप देखोगे हुज रियल पार्ट इज गिवन, तो रियल पार्ट यानी यू गिवन है। ये देखने वाली बात है कि यू गिवन है कि वी गिवन है, क्योंकि फिर सिचुएशंस बदल जाएंगी। अगर मैं आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करूं, सोचो एक बारी के लिए कि अगर v गिवन होता तो फिर आप सारा काम u पे करने लग जाते कि डी यू इज इक्वल टू डेल यू बाई डेल एक्स इंटू डी एक्स प्लस डेल यू बाई डेल वाई इंटू डी वाई। उस समय आपको v गिवन होता तो आपको u को रिप्लेस करना होता, तो इनको आप हटवा देते CR की कंडीशंस की हेल्प से। तो उस समय का सिनेरियो शायद आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। फिलहाल इसे हटा दिया। तो अभी फिलहाल u ही गिवन है जैसा हमारा क्वेश्चन था, तो e की पावर 2x x cos 2y, ये मैंने यहाँ पर लिखा, माइनस का y sin 2y, बस ये हो गया। मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं करना क्या है। अगर आप थोड़ा समझ पा रहे होंगे बात को, मेरा मेन मोटिव है dv निकालना, और dv इज इक्वल टू, जैसे मान लेते हैं मैं भूल गया पीछे क्या क्या था, तो मैं वही तरीके से कर रहा हूँ जो तरीका होता है एक्चुअली, ये मैंने किया। अब मुझे पता है मुझे v का डेरिवेटिव तो मैं निकाल नहीं सकता, क्योंकि v तो गिवन ही नहीं है, u का निकाल सकता हूँ। तो मैं जानता हूँ फ्रॉम CR इक्वेशंस, क्योंकि CR इक्वेशंस में जानता हूँ कि CR कंडीशंस क्या क्या होती हैं, कि डेल u बाई डेल एक्स इज इक्वल टू डेल v बाई डेल वाई होता है ये, और दूसरा क्या होता है डेल v बाई डेल एक्स। देखिएगा, दूसरा क्या होता है डेल v बाई डेल एक्स बराबर माइनस का डेल u बाई डेल वाई। आपको डायरेक्ट याद हो गया तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, मुझे याद नहीं हुआ मैं इसलिए बार बार ऐसे ही लिखता हूँ, ठीक है। इधर देखो, अब मैं dv के प्लेस पे मुझे समझ में आ गया कि डेल v बाई डेल एक्स के प्लेस पे मुझे सिर्फ ये डालना है यहाँ पर, माइनस का डेल u बाई डेल वाई इंटू डी एक्स, और प्लस यहाँ पर मैं डालूंगा डेल u बाई डेल एक्स, क्योंकि डेल v बाई डेल वाई को मैं क्या बोल सकता हूँ ये, तो डेल u बाई डेल एक्स इंटू डी वाई। बस इतनी सी बात आई होप आपको समझ में आ गई। जो लास्ट टाइम मैंने किया वही मैंने वापस लिख दिया। मुझे सिर्फ जरूरत किसकी है, मुझे डेल u बाई डेल वाई निकालना है, मुझे डेल u बाई डेल एक्स निकालना है,
और क्योंकि मुझे u यहाँ पे गिवन है, कांट आई फाइंड द वैल्यू ऑफ डेल यू बाई डेल एक्स, क्या मैं डेल यू बाई डेल एक्स को नहीं निकाल सकता? सर बिल्कुल निकाल सकता हूँ। एक बार आपको दिखा देता हूँ निकाल कर। आप देखें ये एक फंक्शन की तरह ट्रीट कर सकता है, इसमें भी x इंक्लूड है तो ये सेकंड फंक्शन की तरह ट्रीट कर सकता है। तो फर्स्ट फंक्शन को फर्स्ट फंक्शन लेंगे, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन, लेकिन ये पार्शियल डेरिवेटिव है। पार्शियल का मतलब होता है कि x के अलावा बाकी सब कांस्टेंट है, यानी y को कांस्टेंट की तरह ट्रीट करोगे। तो इस अंदर वाले सेकंड फंक्शन का जब मैं डेरिवेटिव ले रहा हूं तो मुझे y को कांस्टेंट की तरह ट्रीट करना है, तो cos 2y बाहर आ जाएगा, सिर्फ x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, तो cos 2y बचेगा सिर्फ यहाँ पर। सिमिलरली यहाँ पे मुझे प्रोडक्ट रूल अप्लाई नहीं, क्योंकि x के अलावा बाकी सब कांस्टेंट है तो ये जीरो रिजल्ट देगा। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। तो फर्स्ट और सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड को लिखना पड़ेगा, कितना हो जाएगा सेकंड को लिख के x cos 2y माइनस का y sin 2y, और उसके बाद मुझे फर्स्ट का डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। फर्स्ट क्या है e2x का डेरिवेटिव कितना होगा e2x इंटू 2। बस इस तरीके से मेरे पास डेल यू बाई डेल एक्स निकल गया। सिमिलरली डियर स्टूडेंट्स, मैं डेल यू बाई डेल वाई को भी आसानी से इजीली यहाँ पे फाइंड आउट कर सकता हूँ। जैसे ही दोनों को मैं फाइंड आउट करूंगा मैं यहाँ पर डाल दूंगा और दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दूंगा, आंसर आएगा। उसकी प्लानिंग मैंने यहाँ पे बता रखी है क्योंकि ये सिर्फ कैलकुलेशन है, इसलिए मैंने पहले कर दिया ताकि आप लोगों को, आप प्लीज इसको अदरवाइज मत लेना कि मैंने क्यों किया होगा ये, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि जब क्वेश्चन एग्जामिनेशन में ये पूछा जाए आपसे, आप इस मेथड से ना करो जो मैं अभी बता रहा हूँ, इसलिए उस पर टाइम वेस्ट ना करते हुए मैंने पहले ही रफली कर लिया यहाँ पे, ताकि आप एक बार देख लो, अपने को मैच कर लो। क्योंकि इतना मैंने जानबूझ के आपको डेल यू बाई डेल एक्स करा दिया ताकि आपको समझ में आ जाए। उसी तरीके से डेल यू बाई डेल वाई करेंगे, ये प्रोसीजर मैं आपको यहाँ बता चुका हूँ। जैसे ही आप यहाँ पर वैल्यू डालना स्टार्ट करोगे, देखो आप यहाँ तक पहुंच जाओगे, आपको समझ में आ रहा होगा जो मैंने पीछे कहा था। जैसे ही आप वैल्यू डालोगे आप यहाँ तक पहुंचोगे, ये व्हाइट कलर का जो पूरा का पूरा आपको लंबा दिख रहा है, आपको करना नहीं है, एक बार समझ लो बस रफली कि क्या होता है ये मेथड। वो तो वैसे आप ऑलरेडी समझ चुके हो, लेकिन क्वेश्चन के थ्रू मैं समझा रहा हूँ कितना लंबा जाएगा ये मेथड, बस इसीलिए सिर्फ एग्जाम्पल लिया हुआ। अब आप देखोगे इसमें ना, अगर आपने डिफरेंशियल इक्वेशन जो आपका ओडी वाला पार्ट है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ी है तो ठीक, नहीं पढ़ी है तो रहने दो, मेरी बात को छोड़ देना। अदरवाइज उसमें एम डी एक्स प्लस एन डी वाई का फॉर्मेट बनता था, ये वही फॉर्मेट बना हुआ। मैंने कुछ नहीं किया, अगर आपने पढ़ा हुआ है मैं उनके साथ ही सिर्फ बात कर रहा हूँ। आप डेल एम बाई डेल वाई निकालना, डेल एन बाई डेल एक्स निकालना, मैंने निकाला है दोनों को और मैंने देखा कि दोनों को दोनों मैच कर रहे थे। अगर आप देखोगे ये चीज जो है ये इस ब्लू कलर के बॉक्स से मैच कर रही है, अगर आपने एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ा है तब की मैं बात कर रहा हूँ। फिर उसका केस क्या होता था, फिर इस तरीके से उसे सॉल्व करते थे। मेरा तो मन कर रहा है अंदर से आपको बोलूं कि रहने दो इसे, मत ही करो, लेकिन मैंने फिर भी ये उनके लिए लिख दिया जो चाह रहे हैं कि इस मेथड से करना। इस क्वेश्चन की स्क्रीन में लिखने का सिर्फ पर्पस इतना है, ये समझाना कि ये जो मेथड मैंने आपको भी दिखाया, पीछे समझाया, वो हर समय बहुत अच्छे से नहीं हो जाएगा, कई बार बहुत अच्छे से काम कर जाएगा, वो बहुत ईजिली हो जाएगा, कई बार फंसा देगा, जैसे यहाँ पर बहुत लंबा जाएगा। करते करते खींचते खांचते मैं यहाँ तक लाया हूँ इसे अपने आप सॉल्व करके। हो सकता है बीच में इसमें एरर भी हो बाई चांस, लेकिन मैंने ऐसी रफली जो फर्स्ट टाइम में किया वो मैंने आपके सामने लिख दिया ताकि आप बाद में मैच कर लो अगर आपने भी किया हो। तो इस तरीके से वी निकलेगा, फिर फाइनली यू निकल गया, वी निकल गया, उनकी हेल्प से आप एफजेड बना दोगे। लेकिन ये बहुत लंबा मेथड है, हद से ज़्यादा लंबा मेथड है। अगर आपके एग्जामिनेशन में आएगा आप मत करना इस मेथड से कभी भी, ये सिर्फ बताया इसलिए गया ताकि आपको करना नहीं है इससे, ठीक है। अब देखो क्या करना है। दूसरा मेथड हमारे पास एक आएगा, उसका नाम है मिलने थॉमसन मेथड। इसी लंबे से प्रोसेस को हम बहुत छोटा बना देंगे और उससे हम क्वेश्चन को कर लेंगे। और बहुत बारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कंस्ट्रक्ट करो किसी कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन को, देखो कैसे। मिलने थॉमसन मेथड क्या कहता है, मैं इसका एग्जांपल दूंगा आपको प्रॉपर, और इससे जो लास्ट क्वेश्चन मैंने अभी कराया उस क्वेश्चन को मैं मिलने थॉमसन से कराऊंगा, दिखाऊंगा कितना जल्दी वो हो सकता है, ठीक है। अब इधर देखो, आप इधर देखें, एफ जेड इज इक्वल टू क्या होता है, यू प्लस आइटा वी। वो बोलता है भैया मैं भी वही बोलता हूँ जो बोलते थे, और हम सभी जानते हैं कि यहाँ पे यू जो है वो फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई है, और सिमिलरली हमारा जो वी है दैट इज ऑल्सो दी फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई, वो भी एक्स और वाई का ही फंक्शन है। ये तो हमें पता है कि यू और वी एक्स और वाई के फंक्शन है, गॉट इट। अब एक छोटी सी बात हम यहाँ पे करने जा रहे हैं, मुझे पूरी उम्मीद है आपको समझ में आएगा। देखो मैं इसको एक बार समझाने के लिए आपको ऐसे लिखता हूँ कि यार u इज इक्वल टू यू एक्स वाई प्लस आयोटा वी एक्स वाई होता है, ठीक है, बहुत सुंदर। अच्छा एक बात बताइए, क्या आप जानते हैं जो मैं लिखने वाला हूँ यहाँ पे कि z इज इक्वल टू क्या होता है, एक्स प्लस आयोटा वाई, ठीक है, और z बार कॉन्जुगेट किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या होता है, माइनस। ही मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था इंट्रोडक्शन में। अगर ये बेसिक सी चीज़ है वैसे मैं जो कर रहा हूँ यहाँ पे, अगर मैं दोनों इक्वेशंस को ऐड कर लेता हूँ, आप जानते हैं कि दोनों के वाइज कट जाएंगे तो एक्स एक्स 2x बच जाएगा। इन अदर फॉर्म आई कैन राइट इट लाइक दिस, तो मेरे पास x की वैल्यू जो आ जाएगी वो ऐसे आ जाएगी, आपके सामने लिखी हुई है। सिमिलरली इफ यू वांट तो आप इन्हें सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। सब्ट्रैक्ट जैसे ही आप करोगे तो z माइनस जेड बार अपॉन 2 आयोटा इज इक्वल टू वाई टाइप का आ जाएगा। तो x और y को आपने z और z बार की टर्म्स में टोटली रिप्रेजेंट कर दिया। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं समझाने की बात करूं, इसको अपने x और y को मैं रिप्लेस करूं तो मैं लिख सकता हूं z प्लस जेड बार अपॉन 2, z माइनस जेड बार अपॉन 2 आयोटा, और सिमिलरली प्लस आयोटा v, और उसके बाद मैं लिख सकता हूं z प्लस जेड बार अपॉन 2 कॉमा z माइनस जेड बार अपॉन 2 आयोटा। इस तरीके से मैंने इसको लिख दिया, कुछ खास काम नहीं किया।
अभी कुछ भी खास काम नहीं है, नहीं भी लिखते तो चल जाता अगर आप इस लाइन को यूज नहीं भी करते तो। अब देखो जो मैं कराने वाला हूँ ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, देखिएगा जरा। आप समझो जब हम आर्गेंट प्लेन की बात करते हैं, जैसे आर्गेंट प्लेन की तो मैं अभी स्पेशल बात कर रहा हूँ, देखो किस चीज की, z अगर मैंने यहाँ पे रख दिया, यहाँ पे मैंने एफ रख दिया, आप समझ रहे होंगे कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन है और ये कॉम्प्लेक्स जो वेरिएबल है वो z है। तो इसके बीच में कुछ ना कुछ एक फंक्शन टाइप का बनता होगा, जो भी बनता होगा, मान लेते हैं कुछ ऐसा एक रैंडम एक फंक्शन टाइप का बनता होगा। अब अगर मैंने एक स्पेशल केस ले लिया, स्पेशल केस क्या लिया, मान लेते हैं मैं कि इस तरीके से मूव कर रहा हूं कि मैं इस एक्सिस के अलोंग ही चल रहा हूं, जिसे रियल एक्सिस हम कहते हैं। अगर मैं रियल एक्सिस के अलोंग चलने लग गया तो उस समय आप जानते हो कि हमारा जो वाई पार्ट होगा, इमेजिनरी पार्ट होगा, वो जीरो हो जाएगा। मैं बात कर रहा हूं जब मैं रियल एक्सिस के अलोंग चल रहा हूं, स्पेशली मैं उस केस की बात कर रहा हूं जिस समय वाई जीरो होता है। वाई जीरो होता है, वाई जीरो होने का मतलब ये हो गया कि x प्लस आयोटा वाई में वाई जीरो हो जाने का मतलब आपका कॉम्प्लेक्स नंबर कंप्लीटली प्योरली रियल नंबर बन गया है। यानी कि इस लाइन में आने वाले सभी नंबर प्योरली रियल नंबर को रिप्रेजेंट करेंगे, प्योरली रियल नंबर को रिप्रेजेंट करेंगे। क्यों? क्योंकि मैं बोल रहा हूं कि अगर मैं उस डायरेक्शन में चल रहा हूं जहां पर इमेजिनरी पार्ट पूरा जीरो पाया जाता है, तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि लेट, मैंने सिर्फ इतना अज्यूम कर लिया कि लेट से z इज इक्वल टू जेड बार। और आप जानते हो कि ये कब होगा, z और z बार आपस में इक्वल कब होंगे, जब उनका y जीरो होगा। बेसिकली मैं कहना चाह रहा हूं व्हेन y इज इक्वल टू जीरो, और y इज इक्वल टू जीरो का मतलब आप समझ रहे हो इमेजिनरी पार्ट जीरो, यानी कि कंप्लीट रियल नंबर, यानी कि प्योरली रियल नंबर। तो अगर ऐसा हो गया तो उस समय देखते हैं क्या होगा, एफ जेड की वैल्यू कितनी जाएगी, यू जेड प्लस जेड, क्योंकि दोनों एक ही जैसे हैं तो जेड प्लस जेड, टू जेड बाई टू, तो जेड बचेगा और यहाँ सिर्फ जीरो हो जाएगा क्योंकि सेम में से सेम माइनस। सिमिलरली प्लस आयोटा वी, और ये भी जेड कॉमा जीरो बन जाएगा। बस इतनी सी बात। अब हम आगे बढ़ते हैं, और अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट सा काम है, देखिएगा मेरी बात को जरा समझना, ठीक है, जो जो मैं बता रहा हूँ वो समझना जरा। लास्ट स्टेप है, इसके बाद मैं आपको डायरेक्ट इसका एग्जाम्पल बताऊंगा, आप डायरेक्ट क्वेश्चंस पे प्रैक्टिस करना, उसके बाद आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। इधर देखो, ठीक है, जैसे ये है वो रियल एक्सिस जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, जहाँ पे वाई जीरो होता होगा, बिल्कुल जीरो होता होगा वाई सर यहाँ पे, और इस वाले में एक्स जीरो होता होगा, ये इमेजिनरी पार्ट, इसमें रियल पार्ट जीरो होता होगा क्योंकि पूरी इमेजिनरी एक्सिस है। मैं मान लेते हैं इस वाली एक्सिस में चलने लग गया, रियल एक्सिस में, तो आप मुझे बताओ मेरे जो पॉइंट्स होंगे वो किस तरह के होंगे। मान लेते हैं पॉइंट एक्स होगा, x1 कॉमा जीरो होगा, तो ये क्या होगा, कुछ x2 कॉमा जीरो होगा। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि जब मैं इस लाइन में मूव करूंगा रियल पार्ट में, तो मेरा हमेशा जो चेंज इन इमेजिनरी वाला पार्ट होगा वो हमेशा जीरो आएगा, क्योंकि मेरे इमेजिनरी पार्ट में कितना चेंज हो रहा है, जीरो का ही होगा हमेशा, क्योंकि वो जीरो ही है और जीरो माइनस जीरो जीरो ही होता है। यानी कि जो भी चेंज हो रहा है मेरे जेड में, अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूं कि जो भी मेरा फंक्शन होगा, जो भी मेरा फंक्शन होगा, प्लीज समझना, लास्ट बात है और बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगर मैं कहता हूं डी बाई डी जेड ऑफ एफ जेड, एक बारी के लिए समझना जरा इस बात को, किसी फंक्शन में अगर मैं जेड के रिस्पेक्ट में चेंज देख रहा हूं, तो ऐसे सिनेरियो में जब मैं बातचीत कर रहा हूँ, क्या आपको लगता है कि उस समय ये चीज और ये चीज दोनों सेम हो जानी चाहिए? अगर आपको लग पा रहा है तो ही सोचना, बोलना। मैं बोल देता हूं एक बार इसमें दोबारा से, मैंने क्या बोला, मैं सिर्फ इतना बोल रहा हूं कि इस सिनेरियो में जब आप x के रिस्पेक्ट में चेंज देख रहे हो कि कितना कितना होगा, तो पूरे फंक्शन में जो चेंज होगा z के रिस्पेक्ट में, या पूरे फंक्शन में जो चेंज होगा x के रिस्पेक्ट में, वो सेम ही होगा। इस पर्टिकुलर केस में जब हम बात कर रहे होंगे इस वाले की, हर समय नहीं बोल पाओगे आप ये। यानी मैं कह रहा हूं कि मेरे फंक्शन में एफ जेड में z के रिस्पेक्ट में क्या चेंज हो रहा है वो तो एक बात है, लेकिन एफ जेड में x के रिस्पेक्ट में क्या चेंज हो रहा है ये दूसरी बात है। लेकिन अभी ये दोनों बातें एक ही हैं, क्यों? क्योंकि मैंने इमेजिनरी एक्सेस को गायब ही कर दिया अपने पूरे केस से। आप मेरी बात को थोड़ा समझ पा रहे हैं क्या मैं कहना क्या चाह रहा हूं? मेरे लिए भी इसका कोई रेफरेंस ही नहीं रहा, तो अब जो भी चेंज हो रहा होगा करवाने का काम कंप्लीटली एक्स ही कर रहा होगा फिर उसमें, नो डाउट। लेकिन ये तभी आप कह पाओगे जब आप स्पेशली बात कर रहे होगे इफ z इज इक्वल टू जेड बार वाले केस की, यानी जो मैंने ले रखा ऑलरेडी केस। इसका मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मैं कहना चाह रहा हूं कि अगर मैं इस इक्वेशन 1 या 2 जो भी कहो से 1 कह लो, अगर मैं दोनों तरफ इसको विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करता हूं, लेट से मैंने इसको डिफरेंशिएट किया बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, मान लेते मैंने इसको ऐसा किया, तो यहां भी करना पड़ेगा x के रिस्पेक्ट में। ये ऐसा हो गया, मैं चलो लिख लेता हूं z, 0। सिमिलरली डेल v बाई डेल x, और ये भी v फाइनली z, 0। अब आप मुझे बताएं, क्या मैं ये जो लेफ्ट हैंड साइड में चीज लिखी है, क्या मैं इसे सिंपली f डैश z नहीं लिख सकता? क्योंकि f डैश z का मतलब क्या होगा, यही होगा ये जो लेफ्ट हैंड साइड में लिखा हुआ है। और अल्टीमेटली मेरे पास जो रिजल्ट आया वो आ गया डेल u बाई डेल x z, 0। मैं कराऊंगा आपको, चिंता मत करो, आयटा डेल v बाई डेल x z, 0। इस तरीके से मेरे पास ये रिजल्ट मेरा आ गया। अब एफ डैश जेड मेरे पास आ गया। अगर मैं अगली लाइन में दोनों तरफ इंटीग्रेट करूंगा, क्या मेरे पास एफ जेड नहीं आ जाएगा? आ जाएगा। तो इसलिए राइट हैंड साइड में मेरे पास डायरेक्ट एफ जेड आ जाएगा।
ये था इसको सिर्फ बताने का। इसमें जो मेन प्रॉब्लम होती है बच्चों को वहां पे हो सकती है, वो सिर्फ ये पॉइंट समझने में हो सकती थी जो मैंने यहाँ पर समझाने की कोशिश की आपको, कि जब आप लेके चल रहे हो केस ये वाला, स्पेशली ये वाला, तो आप इसका मतलब इमेजिनरी एक्सिस को बात ही नहीं कर रहे। इसका मतलब सारा चेंज एफ जेड में जो होगा वो एक्स में हुए चेंज के ही बराबर होगा, एक्स के रिस्पेक्ट में हुए चेंज के बराबर होगा। अब एक क्वेश्चन के थ्रू इस बात को समझ लेते हैं, ठीक है? बहुत ईजी है। देखो अभी वाला क्वेश्चन भी ले लेंगे जो मैंने लास्ट टाइम छोड़ा। प्रोसीजर समझो आप। अब आपने समझ लिया जो कुछ समझना था, आप सिंपल प्रोसेस समझो कि क्वेश्चन को कैसे करना है एग्जाम। देखो, फाइंड एनालिटिक फंक्शन उस रियल पार्ट इज गिवन। जरूरी नहीं है रियल पार्टी गिवन हो। हमने जो अभी क्वेश्चन पीछे किया, मतलब जरूरी नहीं है रियल पार्टी गिवन हो, कुछ भी गिवन हो सकता है, अकॉर्डिंगली हम चलेंगे। जैसे मैं आपको बताता हूं मैं क्या कहना चाह रहा हूं। इस केस में अगर आपको रियल पार्ट गिवन है यानी यू गिवन है, तो इसका मतलब ये डेल वी वाला पार्ट गिवन नहीं है, तो इसे सी आर से हमें चेंज करना पड़ेगा। मैं ज्यादा घिचपिच यहाँ नहीं कर रहा ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, वो डायरेक्ट वहीं पर करके दिखाता हूँ। इधर आ जाओ। यानी समझ में आ गया कि रियल पार्ट है तो उसका मतलब ये u है, क्योंकि हम जानते हैं कि एफ जेड इज इक्वल टू जो हम कहते हैं तो हम u प्लस आइटा वी कहते हैं, तो रियल पार्ट एफ जेड का u होता है, इसका मतलब ये u होगा। अब मैं अगर आपको सिंपल सिंपल कहूं तो आप ना सिंपल सा ये फॉर्मेट बिल्कुल याद रहेगा आपको, डेल यू बाई डेल एक्स ऐसे ही करते हैं, प्लस आयोटा डेल वी बाई डेल एक्स। कितना ईजी है, कितना ईजी है, हद से ज्यादा ईजी है, क्योंकि एफ जेड इज इक्वल टू ये होता है तो हमें पता है दोनों तरफ हमने ये समझ लो कि एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लिया। ये डेल एफ बाई डेल एक्स क्यों नहीं कहा जा रहा, एफ डैश जेड यानी कि डेल एफ बाई डेल जेड क्यों कहा जा रहा है, वो मैंने आपको पीछे भी समझा दिया, क्योंकि हम जिस स्पेशल केस के लिए बात कर रहे हैं। यानी हम जब ये बातचीत करने लग गए, जब मैं इक्वेशन लिख रहा हूँ यहाँ पे, मुझे जरूरी है समझना पड़ेगा कि जेड कोमा जीरो वाली बातचीत चलेगी, यानी यू जेड कोमा जीरो का और वी भी जेड कोमा जीरो का, इस तरीके से फंक्शन होगा। ठीक है, अब लास्ट काम कराते हुए चल रहा हूँ। देखो अब क्योंकि हमें यू गिवन है, ये गिवन नहीं है वी वाला, कहाँ से लाओगे वी वाला, तो सी आर इक्वेशन की हेल्प लो। तो सी आर क्या कहती है कि डेल यू बाई डेल एक्स बराबर डेल वी बाई डेल वाई, आप लिख लेना फॉर्मेलिटीज जो है, एंड डेल वी बाई डेल एक्स बराबर डेल यू बाई डेल वाई विद नेगेटिव। अब आप देखो आपको रिक्वायरमेंट किसको रिप्लेस करवाने की है, तो सर हमारे पास ना एफ डैश जेड निकाल रहे हैं, यू तो हमारे पास है इसीलिए डेल यू बाई डेल एक्स निकल सकता है, लेकिन यहाँ पे जेड कॉमा जीरो लिख दो, लेकिन ये वी वाले को हटाना पड़ेगा। तो डेल वी बाई डेल एक्स को मैं हटा रहा हूँ और मैंने उसके प्लेस पे लिख दिया डेल यू बाई डेल वाई, लेकिन नेगेटिव का है, ध्यान रखिए नेगेटिव का है। अगर वो नेगेटिव का है तो मुझे इसे नेगेटिव का बनाना पड़ेगा इस तरीके से। बस हो गया काम मेरा, यही मेरा आंसर है। आंसर कैसे है सर, बस आपको कुछ नहीं करना, एक बार यहाँ से डेल यू बाई डेल एक्स निकाल दो, एक बार डेल वी बाई डेल वाई निकाल दो। कितना ईजी है मैं आपको दिखाते हुए चलता हूँ, फटाफट से देखते हुए चलो। देखो डेल यू बाई डेल एक्स कैसे निकलेगा, ऊपर से देखो वाई ये वाला कांस्टेंट हो जाएगा, ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव वही होता है, तो सेम ही आंसर आएगा। सिमिलरली डेल यू बाई डेल वाई की जरूरत है, आप देखो वाई के रिस्पेक्ट में ई की पावर एक्स कांस्टेंट रह जाएगा, साइन का कॉस हो जाएगा डेरिवेटिव, बस इन दोनों वैल्यूज को डालना है। लेकिन डेल यू बाई डेल एक्स को कहाँ पे कैलकुलेट करना है, जेड कॉमा जीरो पे, तभी जाकर ये आपकी ये वाली कंडीशन वैलिड मानी जाएगी। तो इसलिए मैं बोलूंगा ई की पावर जेड और साइन वाई यानी साइन जीरो हो जाएगा, तो कुल मिला के आंसर जीरो हो जाएगा। सिमिलरली डेल यू बाई डेल वाई निकालना है और जीरो कॉमा सॉरी जेड कॉमा जीरो पर निकालना है, जेड लिखा हुआ ठीक है, तो ये ई की पावर एक्स और कॉस जीरो कितना हो जाएगा, वन हो जाएगा, तो इसका आंसर आ गया ई की पावर जेड। इसको इक्वेशन वन और इनको इक्वेशन टू मान के दोनों की वैल्यूज वहां पे ऊपर नीचे जहां डालनी है वहां डाल लो, तो आपके पास निकल के आएगा एफ डैश जेड बराबर डेल यू बाई डेल एक्स की वैल्यू तो जीरो आ गई है, माइनस आयोटा उसकी वैल्यू कितनी आ गई है, ई की पावर जेड आ गई है। तो कुल मिलाकर आपके पास एफ डैश जेड बराबर आ गया नेगेटिव का आयोटा ई की पावर जेड। अगर आप दोनों तरफ डिफरेंशिएट करोगे, सॉरी इंटीग्रेट करोगे, तो एफ डैश जेड एफ जेड में बदल जाएगा, और इस तरफ इंटीग्रेट करके क्या हो जाएगा, ई की पावर जेड का ई की पावर जेड ही हो जाएगा, और प्लस कांस्टेंट लगाना ना भूलें। बस आपको निकालना था एनालिटिक फंक्शन, आपने निकाल दिया, एफ जेड कितना होगा आपकी आंखों के सामने जो लिखा हुआ। तो रियल पार्ट अगर ये है तो इमेजिनरी पार्ट ये होगा। आप चाहें तो इसे थोड़ा सा और सॉल्व कर सकते हैं, कुछ अपने आप को थोड़ा सा अच्छा सा दिलासा देने के लिए। देखो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ई की पावर एक्स प्लस आयोटा वाई है वो, क्योंकि जेड का मतलब ये होता है। अगर मैं आपको समझाने के लिए खोल के दिखाऊं इसे तो मैं दिखा देता हूँ, क्योंकि समझ बढ़ेगी उससे, और ज़्यादा कुछ दिक्कत नहीं है। एफ जेड इज इक्वल टू देखो माइनस का आयोटा, अब ध्यान से समझना प्लीज, ई की पावर एक्स डॉट ई की पावर आयोटा वाई प्लस सी, ध्यान से समझने की हो रही है। मैंने कुछ भी अभी तक ऐसा काम नहीं करा जो कि मुझे लगे कि बताना पड़ेगा एक्स्ट्रा। देखो इधर ई की पावर एक्स ई की पावर एक्स ई की पावर आयोटा थीटा, याद आ रहा है यूलर्स फॉर्म मैंने आपको बीच में बताई थी कि कॉस आयोटा थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। तो इस तरीके से इफ यू वांट तो आप लिख सकते हो कि कॉस वाई प्लस आयोटा साइन वाई, इफ यू वांट, जबरदस्ती नहीं है ये मैं सिर्फ बता रहा हूं कि अगर आप चाहते हैं तो करो ये। और यहां लिख लेता हूं मैं नेक्स्ट लाइन, एफ जेड इज इक्वल टू, आप देखें ई की पावर एक्स कॉस वाई आयोटा से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये इमेजिनरी बन रहा है, ई की पावर एक्स आयोटा साइन वाई, लेकिन वो बाहर वाला आयोटा से प्लस कर देगा, तो आयोटा 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 स्क्वायर नेगेटिव और नेगेटिव नेगेटिव प्लस हो जाएगा, तो कुल मिला के ई की पावर एक्स साइन वाई बन रहा है। अगर आप समझ पा रहे होंगे मेरी बातचीत को, समझ रहे हो आप, ऐसा थोड़ा ना।
ठीक है। ई की पावर एक्स कॉस वाई आयोटा के साथ है, तो आयोटा के साथ ई की पावर एक्स कॉस वाई है, एक बात। और फाइनली आयोटा के साथ सी है, नेगेटिव का आयोटा सी, तो नेगेटिव आयोटा सी टाइप का। अगर आप इस बार गौर से देखने की कोशिश करो, ये विदाउट आयोटा है, नहीं यू होना चाहिए। और आप देखो क्वेश्चन में सच में यू था, ये था कि नहीं था। तो अब आप खुद मुझे बता दो, अगर कोई पूछ रहा होता वी क्या होगा, तो आयोटा कॉमन लेके जो कुछ अंदर बच गया, ई की पावर एक्स कॉस वाई प्लस सी विद ओवरऑल नेगेटिव, ये पूरा वी भी निकल गया। बोला नहीं था किसी ने वी निकालने के लिए, लेकिन आपने निकाल के दे दिया। पूरा क्वेश्चन सॉर्ट आउट है। आप मेरी बात से समझ पाए होंगे मैंने करा क्या पूरी कहानी में। यहीं पे छोड़ दोगे आप, आपको जो क्वेश्चन बोला था एनालिटिक फंक्शन क्या होगा, आपका निकल गया एनालिटिक फंक्शन। लेकिन वो एक्स्ट्रा चीज मैंने आपको बताई ताकि आपको समझ में आ पाए कि कैसे कैसे क्या क्या कहानी होती है। तो अब तो देखो एक क्वेश्चन और करा देता हूं, और इस बार मैं सिंपल करने वाले तरीके से बोलूंगा, ज्यादा इधर उधर की बात नहीं करूंगा। इस क्वेश्चन को तो मैंने रिलेट किया जो मैंने पढ़ाया था उससे। अब देखो डायरेक्टली क्या करना है, जब भी क्वेश्चन आएगा बहुत डायरेक्ट काम आप क्या करोगे मैं बताता हूँ। तो ये वही क्वेश्चन है, उसी का पार्ट है, तो ये रियल पार्ट ही है। वैसे दिया होगा क्वेश्चन में, दिया ही है, इसमें पिछली लाइन में दिया हुआ है। आप सिंपल क्या करो, मैं बोल रहा हूं आपको सिंपल क्या करो, आपको देखो एफ जेड निकालना है ना, आप सब कुछ छोड़ दो अभी बातें जो मैं बोल रहा हूं। अगर आप सिंपल प्रोसेस को फॉलो करना चाहते हो, डेल यू बाई डेल एक्स डेल यू बाई डेल वाई निकाल लो, बस खत्म। देखो एक्स के रिस्पेक्ट में करोगे तो कॉस एच वाई कॉमन आ जाएगा, कॉन्स्टेंट आ जाएगा, साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स हो जाएगा। और ऐसे ही अगर आप y के रिस्पेक्ट में करोगे तो y के रिस्पेक्ट में क्या होगा, sin x हो जाएगा, और cos एच वाई का डेरिवेटिव sin एच वाई हो जाएगा। नेगेटिव नहीं होता, ये पॉजिटिव होता है, बताया है मैंने पहले लेक्चर में। देखना हाइपरबोलिक ट्रिग्नोमेट्री बताई है पहले लेक्चर में कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के। ये पहली और दूसरी क्वेश्चंस निकल गई है। अब मैं बताऊं क्या करना है, कुछ भी नहीं करना। देखो एफ जेड सबको पता है कि एफ जेड क्या होता है। देखो आपको चलो अच्छा लगे इसलिए मैं आपके लिए लिख भी लेता हूँ। एफ जेड इज इक्वल टू सबको पता है यू प्लस आइटा भी, कुछ मत करो, एफ डैश जेड बता दो कितना होगा, डेल यू बाई डेल एक्स प्लस आइटा डेल वी बाई डेल वाई। अब इसका पूरा सेंस हमारे पास है, सेंस ना भी हो तो बच्चे तब भी याद कर लेते हैं, लेकिन आपके पास सेंस होना चाहिए कि यहाँ पे एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव ले रहे हैं और वहां एफ डैश जेड क्यों कह रहे हैं, वो मैंने बताया माय डियर, वो बस जरूर आना चाहिए आपको समझ में। क्योंकि इस पर्टिकुलर केस में जब हम बातचीत करने लगे हैं, ये वो केस है जब हम बात कर रहे हैं जेड इज इक्वल टू जेड बार है, और z इज इक्वल टू जेड बार में क्योंकि हम टोटली रियल एक्सेस पे लाई कर रहे हैं, हमारा y पार्ट यानी इमेजिनरी पार्ट जीरो है, इसीलिए x के रिस्पेक्ट में जो भी चेंज होगा वही चेंज पूरे z के रिस्पेक्ट में माना जाएगा। इसीलिए डेल एफ बाई डेल एक्स कहो या डेल एफ बाई डेल जेड कहो एक ही बात है, इसीलिए डायरेक्ट एफ डेल जेड कहा। ये मैंने दोबारा रिवाइज करा दिया बस। अब आपको पता है क्योंकि हमें क्या पता है, डेल यू बाई डेल एक्स को वैसे ही रहने दो क्योंकि यू पता है, और इसको हम रिप्लेस कर लेंगे डायरेक्टली। अब मुझे याद सा भी हो गया वो चीज, अदरवाइज आप सीआर इक्वेशंस लाओगे डेल वी बाई डेल एक्स माइनस डेल यू बाई डेल वाई ही होता है। अब वो याद सा भी हो गया, लेकिन तो बस अब आप सिंपल करो, आप रेफरेंस देते रहना कि फ्रॉम सीआर इक्वेशन कर। अब तो आपको कुछ नहीं करना ना, आपको जस्ट वैल्यू रखनी है, एफ डैश जेड इज इक्वल टू डेल यू बाई डेल एक्स की वैल्यू रख लो, कितनी है कॉस एच वाई कॉस एक्स माइनस आयोटा, उसकी वैल्यू कितनी है साइन एक्स साइन एच वाई, बस खत्म। f dash z, अगर if you are integrating both of these side then here you will be getting this cos h y cos x minus iota sin x sin h y into dz। क्या आप मेरी बातचीत समझ पा रहे हैं थोड़ी बहुत मैं कर क्या रहा हूँ, बस हमें थोड़ा सा उसे लास्ट टाइम पे डिफरेंशिएट इंटीग्रेट करना है बेसिकली, ठीक है। मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे कैसे कैसे क्या क्या और हो सकता है। देखो इवन आई शुड से मुझे थोड़ा सा और मैं क्लेरिफाई से कर सकता हूँ क्या, एफ डैश जेड इज इक्वल टू कॉस एच वाई है कॉस एक्स ठीक है, साइन एच वाई है साइन एक्स ठीक है, ये भी ठीक है। वैसे मैं सोच रहा था कि इसे आयोटा की टर्म्स में कन्वर्ट कर दूं क्या, ये सोच रहा था मैं, ठीक है। देखो चलो मैं आपको बताता हूँ, देखो आपको याद होगा जब मैंने आपको हाइपरबोलिक ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाई थी तो मैंने आपको बताया था कि कॉस आयोटा थीटा को आप कॉस एच थीटा बोल सकते हो, लेकिन साइन आयोटा थीटा को आप जब भी बोलोगे तो आयोटा बाहर आ जाएगा और साइन एच थीटा इस तरीके से बोलना होता है। ये मैंने आपको वैसे पढ़ाया भी था, मैं देख रहा हूँ जस्ट की रेफरेंस के लिए कि क्या यूज़ हो पा रही है ये चीज़, अदरवाइज देखते हैं क्या हो सकता है कि ठीक है। क्योंकि हमने मेन काम जो हमें करना था वो हमने कर लिया, हमने उनकी वैल्यूज़ वगैरह जो जो डालनी थी वो डाल दी है। एफ डैश जेड, फिलहाल मैं एफ डैश जेड ही लिखता हूँ इसे, इज इक्वल टू कॉस एच वाई, तो कॉस एच थीटा को कॉस एच थीटा ही लिखें। मैं सोच रहा था ना इसे आयोटा में कन्वर्ट करें कि नहीं करें, ये मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। अदरवाइज अगर हम इसे डायरेक्ट इंटीग्रेट करना चाहते हैं, क्या हम इसे इंटीग्रेट कर सकते हैं डायरेक्ट, कॉस एच वाई कॉस एक्स माइनस आयोटा साइन एक्स साइन एच वाई। हाँ तो इसे एक काम कर लेते हैं, मुझे समझ में आ गया क्या बोलना चाहिए। देखो इसे एक बार के लिए कॉस एच वाई कॉस एक्स ही बोलते हैं, इस आयोटा और साइन एच वाई को मैं डायरेक्टली क्या बोल सकता हूँ साइन आयोटा थीटा, यानी कि
साइन एक्स तो वहीं रहेगा, साइन आयोटा थीटा मतलब साइन आयोटा वाई, ये कुछ ऐसा बन रहा है। और इसी तरीके से मैं कॉस एच वाई को भी मैं कॉस आयोटा थीटा बोल सकता हूँ, यानी कॉस आयोटा एक्स आयोटा वाई बोल सकता हूँ। सिंपल रिप्लेस किया मैंने और कुछ नहीं। मैं बस यहाँ से सिर्फ कैलकुलेशन कर रहा हूँ, इसमें कोई कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का रोल बड़ा खास नहीं है, सिर्फ एक सिंप्लीफिकेशन का काम है। अब मुझे कुछ इस तरह का फॉर्मेट मिला है, देखो कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, शायद ये बन गया है, क्योंकि कॉस ए अगर इसे बोलता हूँ तो ये बी हो गया, तो फिर ये आयोटा वाई ए हो जाएगा और ये फिर बी हो जाएगा। तो कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी क्या होता है, कॉस ए प्लस बी। शायद हम जानते हो कि बहुत बेसिक चीज़ है, मुझे उम्मीद नहीं थी लेकिन ये बहुत अच्छा हो गया, क्योंकि x प्लस आयोटा वाई को हम सिंपली z कह सकते हैं और दोनों तरफ इंटीग्रेट करेंगे तो एफ जेड, आप प्लीज लिख देना इंटीग्रेटिंग बोथ ऑफ दी साइड। कॉस जेड का इंटीग्रेशन कितना होता है, नेगेटिव नहीं होता, प्लस का होता है, प्लस सी। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर प्रणव, बहुत बढ़िया, शाबाश। तो कुल मिला के मेरे पास एफ जेड इज इक्वल टू ये निकल गया। ठीक है, अब आपसे कोई पूछेगा कि यही पूछना चाह रहे थे कि एनालिटिक फंक्शन क्या होगा, तो बता देना साइन जेड प्लस सी। लेकिन आपको मजा नहीं आ रहा होगा, आप बोलोगे यार मजा नहीं आया, क्योंकि लास्ट टाइम की तरह कुछ डिस्कशन करो, तो कर लेते हैं। क्योंकि आप क्या बोलोगे, एफ जेड इज इक्वल टू साइन जेड, अगर आप सॉल्व करना चाहते हो तो साइन एक्स प्लस आयोटा वाई होगा। देखो मैं कुछ जादू दिखाऊंगा आपको, देखो इधर एफ जेड इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी, ऐसे ही सॉल्व करते हो, प्लस कॉस ए साइन बी। डिस्कशन जरूरी होता है क्वेश्चन के बाद, ये हो गया। अब आप इधर देखो, इधर काम यहीं पे खत्म हो चुका है, ये येलो कलर से जो कर रहा है एक्स्ट्रा काम है ताकि समझ बने। देखो इधर क्या, साइन एक्स को साइन एक्स लिख दो। क्या मैं इस फॉर्मेट की हेल्प से, जो मैंने आपको पहले भी बताया था, आज दोबारा मैंने रिवाइज किया, क्या मैं इसे एच में अगर कन्वर्ट करना चाहता हूं तो सिंपली कॉस एच वाई बोल सकता हूं। क्या मैं साइन आई वाई को जब कन्वर्ट करूंगा आयोटा बाहर आ जाएगा, एच बनेगा, क्या ये ऐसा हो सकता है, आयोटा कॉस एक्स साइन एच वाई। शायद आप मेरी बातचीत समझ पा रहे हो, प्लस सी। देखते हुए चलो, अब अगर आप देखोगे u आपको जो गिवन था वो क्या था, साइन एक्स कॉस एच वाई, यानी कि साइन एक्स कॉस एच वाई आपको नजर आ गया होगा। तो ये जो आयोटा के साथ बची हुई चीज है, ये इमेजिनरी पार्ट ऑब्वियसली वी है, लेकिन ये सी का क्या है, तो ऐसा करो ना, इस सी को यहाँ पे ऐसा करो सी डैश और यहाँ पे ना आप इसको सी डैश बोल लो, और सी डैश बेसिकली आयोटा का ही टर्म होगा 100%, यानी जो कॉन्स्टेंट टर्म है ये कॉम्प्लेक्स कॉन्स्टेंट है। कॉम्प्लेक्स कॉन्स्टेंट कहने से मेरा मतलब क्या है, मैं आपको समझा देता हूँ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, देखो मैं फाइनली लिख देता हूँ, और अब तक आप लोग शायद समझ चुके होंगे कि एफ जेड इज इक्वल टू, आज थोड़ा हमने वीडियो में टाइम ज़्यादा लिया और मुझे था कि ये टॉपिक समझाना ही है पूरा, उसके बाद जो भी होगा, इसलिए मैंने टाइम ले लिया जितना लेना था। कॉस एक्स साइन एच वाई, और उस सी को उसके साथ इंक्लूड कर दो, तो आप समझ रहे होंगे आयोटा सी को मैंने सी डैश को मैंने आयोटा सी कह दिया। और ऐसा कहने के पीछे कारण बहुत स्पष्ट है, क्योंकि मुझे क्लैरिटी है कि रियल पार्ट कौन सा है। तो रियल पार्ट क्योंकि साइन एक्स कॉस एच वाई है, तो बाकी जो भी बचेगा वो इमेजिनरी टर्म होना चाहिए, इसलिए सी डैश जरूर इमेजिनरी होगा। तो आप शायद समझ गए होंगे कि यहाँ से कितना खूबसूरती से हमने इसका वी भी निकाल दिया, क्योंकि क्वेश्चन सिर्फ इतना ही नहीं है, ऐसा भी आ सकता है कि इसका वी क्या होगा, या फिर एनालिटिक फंक्शन क्या होगा, या उसका इमेजिनरी पार्ट क्या होगा। तो हमने इमेजिनरी पार्ट भी निकाल दिया, cos x sin s y प्लस सी। बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैंने आपके साथ डिस्कस करी। आई होप स्टूडेंट्स आप समझ गए होंगे। अब आपका होमवर्क सुनो क्या करना है। होमवर्क में आपको क्या करना है, इस वाले क्वेश्चन को जो मैंने आज पहले कराया, जो कि हमारा कंप्लीट नहीं होता, इस मेथड से करना। किससे, मिलने थॉमसन मेथड से। आई होप आपको समझ में आ गया होगा एक एक चीज, और आपको याद करने जैसे रट्टे मारने ऐसी चीजें की जरूरत नहीं पड़ी होगी। वो अगर आप कर लोगे तो एक क्वेश्चन ये होमवर्क में हो जाएगा, एक क्वेश्चन ये आप होमवर्क में कर लेना, अदरवाइज मैं करवाता हूँ इन्हें, आप रहने दो, मत करना, आप उतना कर लो, इन्हें मैं करवाता हूँ, ठीक है। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको जो कुछ मैंने बताया वो समझ में आया होगा। अगर आपको लेक्चर इन्फॉर्मेटिव लगा, प्लीज़ वीडियो लेक्चर को जरूर लाइक करें, अदर स्टूडेंट्स का जरूर से शेयर करें, और नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं कि आपको कैसा लग रहा है। हिस्ट्री के, ज्योग्राफी के हमारे वीडियो लेक्चर्स बनते रहते हैं प्रणव पांडे यूट्यूब चैनल में। अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उन लेक्चर्स को भी आप फॉलो करो, क्योंकि उसमें बहुत जबरदस्त चीज़ें आपके लिए चल रही हैं। अभी के लिए इतने, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन गुड बाय, सी यू, टेक केयर, जय हिंद, बाय बाय।